I'm Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies. We term it as CHS, and will benefit both the MC meaning managing committee, and the CHS members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. We have also created a WhatsApp group only for housing society related matters. Anybody wishing to join may send a message or WhatsApp to me. My number is already there. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in very brief may be typed in the chat box, which will be answered first. Questions only relating to today's topic will be taken up and other questions will be ignored. Before we start, let me explain basics of today's topic. I'll display some sections which are very important for today's matter. Today's topic is related only to Maharashtra Cooperative Societies Act. I am not aware of whether this particular topic can be taken up in other states like Delhi, Calcutta, Madras, Gujarat, any other states. I'm not aware of it. So now before we start, let us understand who and what is MC, Managing Committee. It's a group or body of persons duly voted and elected by the जनरल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. इसका मतलब ये हुआ कि आपके सोसाइटी मेंबर ने किसी को इलेक्ट किया हुआ, वोट करके इलेक्ट किया हुआ है, और उसे हम मैनेजिंग कमिटी बोल सकते हैं. एंड फॉर व्हाट पर्पसेस? इट इज फॉर मैनेजिंग कमिटीज duties is like sole administrative, management, governing and empowered discretionary authority. इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजिंग कमिटी जो एक्शंस लेती है मैनेजमेंट करने के लिए सोसाइटी में, जैसे स्टाफ किसको रखना है, मैनेजर किसको रखना है, ये किसको निकाल देना है, टाइमिंग्स तय वगैरह करना, ये सब काम मैनेजिंग कमेटी का है. एंड इट इज द सोल अथॉरिटी. उसके अंदर जनरल बॉडी को बोलने का अधिकार नहीं है. उसके अंदर कैसे अधिकार बनता है वो हम आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे. अब सेक्शन 154B-1 ब्रैकेट 9, कमिटी मीन्स the managing committee or other governing body of a society to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to. अब ये डायरेक्शन और कंट्रोल आप कैसे देते हो मैनेजिंग कमिटी को, वो यहाँ पे डिफाइन है. ये चीज में डिफाइन है. आप इलेक्ट करते हो तब जाके ये डायरेक्शंस वगैरह मैनेजिंग कमिटी को मिलता है. अगर आप इलेक्ट नहीं करते हो मैनेजिंग कमिटी को, तो ये जो डायरेक्शंस है आप डायरेक्ट करते हो जनरल बॉडी के मीटिंग के माध्यम से, या जनरल बॉडी मीन्स एनुअल जनरल बॉडी हो गया और स्पेशल जनरल बॉडी हो गया. देन देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग सेक्शन कॉल्ड 73(1). मैनेजमेंट ऑफ एवरी सोसाइटी शैल वेस्ट इन ए कमिटी. कमिटी कौन सी? जिसको आपने इलेक्ट किया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ. कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब इलेक्टेड. इलेक्टेड होने के बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है. मतलब रिटर्निंग ऑफिसर बोलता है कि ये चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरर है. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे हैव टू एक्ट अंडर द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज of the society.
and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred and imposed respectively by this act. अब ये act क्या है? Let us understand this thing. Powers of general body members. So section 72 says कि जनरल बॉडी के मीटिंग के समय, नॉट अदरवाइज, सिर्फ जनरल बॉडी के मीटिंग के समय, जैसे जनरल बॉडी की मीटिंग हुई आपके हॉल में, वहां पे नोटिस एजेंडा डिस्कस करना है, तो सिर्फ उस नोटिस और एजेंडा और कुछ भी नहीं, सिर्फ उस नोटिस और एजेंडा पे जनरल बॉडी का अथॉरिटी फाइनल होगा. डे टू डे फंक्शनिंग में जनरल बॉडी का कोई रोल नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई हक नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी को बोले कि आप ये सारी चीजें करो. सो दिस सेक्शन क्लियरली स्टेट्स, सेक्शन 72 ये बोलता है कि जनरल बॉडी का अथॉरिटी इन जनरल मीटिंग समन्ड इन सच मैनर. समन्ड इन मैनर मतलब आपको प्रायर नोटिस एजेंडा देना है. अगर स्पेशल जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी ने कॉल किया हुआ है तो कम से कम 5+1 डेज का नोटिस एजेंडा देना है. अगर एजीएम कॉल किया है तो 14+1 डेज का नोटिस एजेंडा देना है. और एजेंडा, प्रायर एजेंडा देना कंपलसरी. विदाउट एजेंडा द मैनेजिंग कमेटी और द जनरल बॉडी कैन नॉट डिस्कस और पास एनी रेजोल्यूशंस टू दैट इफेक्ट. There are certain criteria in the notice agenda which can be done, but it is a technical thing. I'll explain if needed to subsequently. Now there is an interesting section which is the topic of today. Today's topic is special general body meeting. So section 71 says a special general body meeting can be called at any time by the chairman or by majority of the committee. सिर्फ चेयरमैन भी कॉल कर सकता है. और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान ये भी तय हो सकता है कि ये वाला एजेंडा हम स्पेशल जनरल बॉडी के मीटिंग के दौरान कॉल करना है, और उस मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग के 1 महीने के अंदर ये मीटिंग कॉल करना है. और सेकेंड ऑप्शन, एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है. इट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. It is the power of the general body, not the general body, let us say, the members of the society to enforce their own agenda. वो अपना खुद का एजेंडा मैनेजिंग कमेटी को बोल सकते हैं कि हमारा ये एजेंडा, ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करो, और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इस पे अभी कोई मैनेजिंग कमेटी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है, कोई पर्याय नहीं है. तो दिस इज द सेक्शन 76(1)(I) which says on a requisition. Requisition का मतलब है application. So 1/5 members of the society. मानो आपकी सोसाइटी में 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर का 1/5 होता है 20 मेंबर, मतलब 20% या 1/5 मेंबर बोलो. तो अगर एक एप्लीकेशन 1/5 मेंबर साइन करता है और मैनेजिंग कमेटी को देता है कि आप एसजीएम कॉल करो 1 महीने के अंदर, 1 महीना का यहाँ पे ऊपर हमने देखा 1 महीने के अंदर, और उसका एजेंडा भी वो एप्लीकेशन में ही लिखा होगा. विदाउट द एजेंडा इन द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन विल बी null and void, and it has to be signed by minimum to minimum 1/5 member या 20% members of the society. Section 72, 76(2), where committee whose duty was to call such meeting, I have highlighted certain portions in green, ignore the rest of it for the time being. So where committee whose duty it was to call such meeting fails to call such meeting, कौन सी मीटिंग? जो अभी हमने ऊपर अभी रिक्वेजिशन मीटिंग की बात किया, ये वाला. तो अगर मैनेजिंग कमेटी ये वाली रिक्वेजिशन मीटिंग, 1/5 मेंबर की रिक्वेजिशन वाली मीटिंग फेल्स टू कॉल, अगर उन्होंने कॉल नहीं किया कोई भी एक्सक्यूज के लिए, देन द रजिस्ट्रार, मतलब आपका डिप्यूटी रजिस्ट्रार या तो
assistant registrar. The registrar may by order declare such officer or member disqualified for being a member of the committee for such period not exceeding 5 years. That he has to specify in the order. Order में लिखना है कि मैं इस managing committee member, typically it is usually the chairman, the secretary and the treasurer. So this particular, अभी इस particular section का मतलब क्या होता है? I'll just explain to you in a very simple manner. 1/5 मेंबर ने आपको एक एप्लीकेशन दिया मैनेजिंग कमेटी को कि ये मीटिंग कॉल करो और ये हमारा स्पेसिफिक एजेंडा है. अगर आप मीटिंग नहीं कॉल करते हो तो ये वाले सेक्शन के अनुसार मैनेजिंग कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल है, whose duty it was to call such a meeting, managing committee whose duty it was to call such meeting. So the registrar will disqualify this committee for not calling this requisitioned managing committee. अब ये पावर कहाँ से आता है जनरल बॉडी को? जनरल बॉडी को पावर इस पर्टिकुलर सेक्शन से आता है. अच्छा, 154 बी में आता है. Direction and control of the management of the affairs is entrusted to, who is entrusted to? The general body. वही जनरल बॉडी जिसने अभी ये 76(1) के अंदर 1/5 मेंबर का रिक्वेजिशन दिया. सो आप नहीं कॉल करते हो तो वो डिसमिस हो जाता है. Now there is, just read this particular section also. Section 73 bracket 3, 76 bracket 3. If special general body meeting of the society is not called in accordance with the requisitions. See the words highlighted in green. Is not called in accordance with the requisitions. There are 3 points to this thing. The requisition means signed by 1/5 members, that is 20% members. That should be an agenda. And the third requisition has to be called within 30 days of the application. Now, if you read your society bylaws, approved bylaws जो आपके पास होंगे, bylaw number 95. Bylaw number 95 also states the same thing. Section 71(1), 76(1) and 76(2) is also literally reproduced in bylaw number 95. I'll read it out for you for our listeners also. Special general body meeting, that is SGM, of the society may be called at any time at the instance of the chairman or by the decision of the majority of the committee or in requisition signed by 1/5 members of the society. जो ऊपर हमने देखा 76(1) के अंदर and 76(2) के अंदर. अभी another interesting thing over here is green पे देखिए आप, green में क्या लिखा. Meeting so convened shall not transact any business other than that mentioned in the notice of the meeting. This means कि नोटिस एजेंडा में जो बिजनेस लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्ट होगा. Other business with the permission of the chairman or presiding officer cannot be transacted in an SGM. This is the meaning of this particular section and this particular bylaw. Now, bylaw number 97. Read the green only. Forget the upper thing because I have already explained to you. Provided that the business to be transacted at the requisitioned, remember this word, requisition, matlab applied for. A requisition SGM meeting shall be only that mentioned in the requisition. Okay, now I'll explain few more things to it before we invite our speaker. आप अपने requisition application
एसजीएम के लिए आप उसके अंदर कोई भी लेजिटिमेट लीगल एजेंडा डाल सकते हो। जैसे आपका सिविल रिपेयर हो रहा है सोसाइटी में, आपको उसको एक्सटेंड करना है या आपको उसको कम करना है, या उसका जो सिविल रिपेयर फंड एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हो उसका पीरियड अगर आपको एक्सटेंड करना है, लेटर से आपने ये सोचा कि 2 साल में करना है, तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक यू कैन एक्सटेंड इट टू 36 months ऑल्सो, you can extend it to 48 months or whatever months. But this agenda has to be signed by minimum 20%. You can also use this section. I'm telling for all the information of the जो मेंबर्स परेशान है अपने अपने मैनेजिंग कमेटी से, अगर उस मैनेजिंग कमेटी को कुर्सी से हटा देना है तो ये सेक्शन आप यूज कर सकते हो। आप एक रिक्विजिशन बनाइए, 20 लोगों का साइन लीजिए। एजेंडा क्या होना है? एजेंडा होना है पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्रेजेंट मैनेजिंग कमिटी इन टोटो, मीन्स पूरी मैनेजिंग कमिटी के अगेंस्ट में, या सिर्फ चेयरमैन के अगेंस्ट में, या सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी के अगेंस्ट में, या सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर के अगेंस्ट में। ये भी एक एजेंडा है, ये भी एक बहुत लेजिटिमेट एजेंडा है, इसमें इलीगलिटी कुछ भी नहीं है। दिस एजेंडा कैनॉट बी नेगेटिवेटेड और रिफ्यूज्ड बाय द डेप्यूटी रजिस्ट्रार और बाय द cooperative court. Why? Because the law provides it. What law provides it? This is the law that is providing it. 76(1). Okay, I'll stop the screen sharing now and we will proceed completely for the meeting now. Now, on behalf of all the participants, I invite today's speaker, Mr. Mitesh Pazare. Mitesh sir is a civil engineer in Pune district. He is from Pune and has nearly 17 years of experience in his civil engineering field. 17 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है कि एक्सपीरियंस जमा करने के लिए। Recently, he had experience as a housing society activist, wherein he raised objections relating to the costs imposed on all members of the society relating to parking stickers. उनके सोसाइटी में ये डिसाइड हुआ कि गाड़ियां खड़ी होती है तो सबको पार्किंग स्टिकर देना चाहिए। आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सोसाइटी के अधिकार में पार्किंग स्टिकर्स देना इलीगल है। पार्किंग स्टिकर्स देने का मतलब आपके प्राइवेसी को ब्रीच करना। आप पार्किंग स्टिकर लेके अपनी गाड़ी में चिपकाओगे, कहीं पर भी जाओगे, उस पार्किंग स्टिकर की वजह से आपका लोकेशन तय हो सकता है, आपका प्राइवेसी ब्रीच होता है। तो सोसाइटी हैज गॉट नो jurisdiction to issue any parking stickers. Anyway, that is not the matter for today. So, costs imposed on all members on parking stickers. Matters did not get resolved at society level. Wherein Mr. Mitesh had to ultimately seek directions from the local cooperative ward registrar. उनका पूना में है, उनका भी शायद डिप्यूटी रजिस्ट्रार ही होगा। He along with other members moved application for SGM before managing committee on parking sticker issue. मैनेजिंग कमेटी ने उनका ये नोटिस रिक्विजिशन अंडर 76 इग्नोर किया। मितेश सर ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में कंप्लेंट दर्ज की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने मैनेजिंग कमेटी को नोटिस दिया। मैनेजिंग कमेटी ने कोशिश यही किया अलग अलग एक्सक्यूजेस देके ये गलत है, ये एसजीएम ये वगैरह वगैरह, पर अल्टीमेटली सुनवाई के बाद में डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने चेयरमैन और सेक्रेटरी को 5 साल के लिए डीबार कर दिया।
Mitesh sir will share his experiences on his cooperative housing society leading to debarring of chairman and secretary and will brief us on today's topic, which is MC debarred for 5 years for not calling requisition SGM. Now, on behalf of all the participants, we welcome Mitesh sir and request him to share his experience with all of us in simple, non-technical language using common Hindi, English, Marathi. Over to you, Mr. Mitesh Pazare. Thank you on behalf of all the participant friends. Mr. Mitesh, please go ahead. थैंक यू हेमंत जी। Welcome. मेरा नाम है मितेश और आज मैं आप सबके साथ मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि ये सुनने के बाद आप में थोड़ी हिम्मत आए, थोड़ा मोटिवेशन मिले। हाँ, आज मैं आप सबके साथ मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आशा करता हूँ कि ये सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ी हिम्मत मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैंने खुद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन 5 साल के लिए डीबार हो सकते हैं, जबकि मैं मेंबर भी नहीं हूँ। यानी फ्लैट मेरे पापा के नाम पे है। तो मैं पूना में रहता हूँ। सोसाइटी का नाम स्टेट बैंक नगर है, हालांकि अभी वो बदल चुका है। वैसे हम विदर्भ से हैं, पर पापा को पूना में अच्छी सरकारी नौकरी लग गई करके हम पूना में आए। और जो एक बार पूना आता है वो पूना में ही बस जाता है। पूना का वेदर इतना अच्छा है। खैर, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ पहले, यानी आपको समझ में आए। 1992 में मेरे फादर ने इस सोसाइटी में फ्लैट बुक किया था, पर हमको पोजीशन मिला ईयर 2000 में, क्योंकि ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था। अभी चल रहा है 2021, तो मुझे इस सोसाइटी में 20 साल हो गए हैं और अभी मैं 40 साल का हूँ। तो 20 साल पहले मैं काफ़ी यंग था, मुझे एमसीएस एक्ट, बाईलॉज ये सब कुछ पता नहीं था। तभी मुझे बस इतना पता था कि सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है, और आज तक वही आदमी है। पहले सोसाइटी में बच्चे लोग बिंदास खेलते थे, फुटबॉल बोलो, क्रिकेट बोलो, तभी खुशी खुशी बच्चे लोग खेलते थे। पर ये सेक्रेटरी जो है वो हमेशा बच्चों को बहुत तंग करता था, बहुत टोकता था। ये मत खेलो, वो मत खेलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इतनी इतना तक तो बात समझ में आती है कि क्रिकेट मत खेलो, कांच टूट जाएंगे, फुटबॉल मत खेलो, किसी को लग जाएगा। पर हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा गार्डन है, लॉन, हरा भरा। तो सेक्रेटरी ये कहता था कि भाई गार्डन पे भी मत खेलो, गार्डन घास पे पैर रखोगे तो घास मर जाएगी। तो एक बार मैं सेक्रेटरी से मिला और उससे पूछा, भाई घास पे क्यों नहीं खेले, फिर बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ? तो उसने मुझे बस एक बात कही कि भाई हु आर यू, यानी तुम हो कौन? तब मुझे पता नहीं चला कि भाई ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, मैं कौन हूँ और उससे फर्क क्या पड़ता है। मुझे लगा शायद उसको मराठी तो आती नहीं है, हिंदी भी टूटी फूटी आती है, इसलिए शायद इंग्लिश बोल रहा होगा। तभी मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सेक्रेटरी ने क्रिकेट और फुटबॉल ये खेलों को सोसाइटी में इलीगल घोषित कर दिया। फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, क्रिकेट तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है, फिर भी हम लोग खेलते थे। और सेक्रेटरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जस्ट सेकेंड। तो जब ऐसे बच्चे लोग खेलते थे तो फिर वो धमकाता था, और अभी तो वो बच्चों को हाथ भी उठाने लग गया था।
तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैंने फिर से एक बार सेक्रेटरी को मिला और उसको पूछा, भाई छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको खेलने दो, उनका बचपन क्यों छीन रहे हो? और छोटे बच्चों पे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? तब उसने मुझसे फिर से कहा कि भाई, हू आर यू? तब मुझे समझ आया कि सोसाइटी में फ्लैट जिसके नाम पे होता है, वही आदमी सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स में कुछ बोल सकता है। इसलिए बाकी लोगों का तो सेक्रेटरी कुछ सुनेगा नहीं। खैर, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। हमारे भी सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। उसमें से कुछ जो गंभीर हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है सोसाइटी का कन्वेंस डीड। 1992 में फ्लैट बुक किया था और आज तक सोसाइटी का कन्वेंस डीड हुआ ही नहीं। और पिछले 20 सालों से एक ही आदमी सेक्रेटरी है। ठीक है, ये हुआ कन्वेंस डीड का। वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी सोसाइटियों का हुआ नहीं है। दूसरी गंभीर बात ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। हर सोसाइटी में एक पीने के पानी की टंकी होती है और एक बोरिंग के पानी की टंकी होती है। हमारी सोसाइटी में भी एक बोरिंग की टंकी है, 4 बाय 5 फीट की। अभी इस बोरिंग की टंकी का जो पंप है, उसको ज़्यादातर सोसाइटी की तरह एक टीन के डब्बे से भी ढक के रखा तो भी बात चल जाती है। बारिश में कभी कभी पंप खराब हो जाता है। पर कभी आपने सुना है कि सोसाइटी ने इस पंप के लिए बाकायदा एक पंप रूम बनाई? हमारे सेक्रेटरी ने बिना एजीएम के अप्रूवल से इस पंप के नाम पे एक 4 बाय 5 फीट की रूम बनाई, वो भी ब्रिक और मोर्टर विद प्लास्टर। ये 2017 की बात है। जब हम में से कुछ लोगों ने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की तकरार पीएमसी में की, तो पीएमसी ने सोसाइटी को पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगाने के बाद सेक्रेटरी ने तुरंत एक एजीएम बुलाई और एसजीएम बुलाई और उसमें कहा कि भाई, हमने तो सोसाइटी के भले के लिए रूम बनाई थी, फिर भी कुछ लोगों ने तकरार की है, तो अब पीएमसी ने हमको पेनल्टी लगाई है तो सबको कंट्रीब्यूट करके पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब हमारी सोसाइटी के सब लोग काफ़ी सभ्य लोग हैं, यानी डिसेंट लोग हैं। उनको झंझट नहीं चाहिए, इसलिए जो सेक्रेटरी बोल रहा उसको हाँ कह दिया और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। पर कुछ लोगों ने पूछा कि भाई, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, आपने किससे पूछ के बनाई और हम क्यों पैसे भरे? तब हमारे सेक्रेटरी ने एक चाल चली और उसने सबको एक सपना दिखाया। उसने कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को मैं लीगल करवा सकता हूँ, क्योंकि हर सोसाइटी को 300 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट उतने लिमिट तक का इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करवा सकते हैं या उसे माफ़ करवा सकते हैं। तो सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सोसाइटी के आर्किटेक्ट से मिलूंगा, लेआउट में वो रूम दिखाऊंगा, पीएमसी से सैंक्शन करवाऊंगा, जो पैसे चाहिए वो भरूंगा और इस इलीगल को लीगल करवा दूंगा। पर इस चीज़ के लिए सब मेंबर्स को 7,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सोसाइटी के सब लोग तो काफ़ी सभ्य हैं, उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और सेक्रेटरी ने ये प्रस्ताव पास करवा लिया और सब लोगों को 7,000 रुपये भरने पड़े। 2017 की बात है ये और आज तक 1 इंच भी इलीगल कंस्ट्रक्शन लीगल नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं कि होगा। हमारी सोसाइटी में है 84 मेंबर्स। सबसे 7,000 रुपये इकट्ठा करके 5.5 लाख रुपये जमा हुए। वो पैसे सोसाइटी ने ना ही पीएमसी की पेनल्टी में दिए, ना ही उसका कुछ किया। उन पैसों को
सोसाइटी ने एफडी करवा दी और उसका इंटरेस्ट खुद खा रहे हैं। जिन लोगों ने 7,000 रुपये भरे उनको 5 पैसे का फायदा नहीं हुआ। खैर, ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात जिससे मेरा सीधा सीधा संबंध है वो है पार्किंग के स्टिकर। आजकल हर सोसाइटी में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पार्किंग के स्टिकर होते हैं और ज़्यादातर ये फ्री दिए जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारे सेक्रेटरी ने 2019 में मार्च महीने में एक नोटिस लगाई। उसमें लिखा कि 1 अप्रैल से सब गाड़ियों को स्टिकर कंपलसरी होंगे। बिना स्टिकर की गाड़ी को सोसाइटी में आने नहीं दिया जाएगा और सोसाइटी ही पार्किंग स्टिकर देगी। एक स्टिकर की कीमत होगी 100 रुपये। एक स्टिकर 100 रुपये का। ये नोटिस पढ़ने के बाद मैं तो हैरान हो गया। मैं सोचा कि भाई ऐसे कौन से गोल्ड प्लेटेड स्टिकर दे रहा है सोसाइटी, ज़रा देखूं। और स्टिकर देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई इस स्टिकर की मार्केट वैल्यू तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए मैं मार्केट में गया थोड़ी जानकारी लेने के लिए। तब मुझे पता चला कि मार्केट में 6 रुपये से 12 रुपये तक अच्छी क्वालिटी के रिफ्लेक्टिंग स्टिकर मिल जाते हैं। तो मैंने बाकायदा एक ब्रोशर यानी कोटेशन जैसा बनवाया और हमारी सोसाइटी के लोगों को दिखाया। लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई एक स्टिकर के लिए 100 रुपये क्यों देने पड़ेंगे, उसकी असली कीमत क्या है। तो जब मैंने वो ब्रोशर दिखाया तो लोगों की बात समझ में आ गई और लोग मेरे साथ आ- आने लग गए। तो मैंने जोश जोश में एक अर्जी बनाई। तब मुझे ये एमसीएस एक्ट ये कुछ पता नहीं था। मैंने एक प्लेन कागज पे एक पेन से अर्जी बनाई और उसमें लिखा कि सोसाइटी जो स्टिकर दे रही है उस वो बहुत महंगे हैं। मार्केट में ये 6 रुपये से 12 रुपये तक के स्टिकर मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई जाए और इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि स्टिकर कौन से होने चाहिए और स्टिकर की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो मैंने एक ऐसी अर्जी बनाई और 21 यानी 21 लोगों की साइन लेने में मैं कामयाब रहा और ये अर्जी मैंने दी सेक्रेटरी को। इस अर्जी की तारीख थी 31 मार्च 2019। मैंने सोचा कि कुछ दिनों में रिप्लाई आ जाएगा या फिर एसडीएम होगी, पर 15 दिन हो गए, ना ही कोई रिप्लाई आया ना ही मीटिंग हुई। सेक्रेटरी मुझे हमेशा कहता था कि भाई हु आर यू, शायद इसलिए उसने इस अर्जी को कुछ महत्व नहीं दिया होगा। फिर उदास होके मैं हमारी सोसाइटी के एक बहुत अच्छे मेंबर हैं जोशी अंकल, उनके पास गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोशी अंकल इस सेक्रेटरी के खिलाफ पिछले 18 सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने उन पे बहुत नाइंसाफ़ी की है। सोसाइटी ने उनके खिलाफ 7 केसेस फाइल किए, रजिस्ट्रार से लेके जॉइंट रजिस्ट्रार तक, और सोसाइटी के पास तो लॉयर भी है। फिर भी सातों केस सोसाइटी हार गई। जोशी अंकल ने अकेले बिना वकील के वो केसेस जीत लिए, क्योंकि उन्होंने सारी जानकारी जुटाई। तो उनको अच्छे से पता था कि भाई ये सेक्रेटरी की मेंटालिटी क्या है। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और ये मैं आपको खास करके सुनाऊंगा, तब आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि हम कैसी दहशत में रहते थे 20 सालों तक। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सालों पहले अमेरिका में एक गैंगस्टर हुआ करता था जो जो भी क्राइम करता था वो पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ता था। तो पूरे अमेरिका की पुलिस बहुत परेशान हो गई थी कि इसको पकड़े तो पकड़े कैसे। पर एक दिन एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने पता लगाया
कि भाई इस गैंगस्टर ने $1 का भी इनकम टैक्स नहीं भरा है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो खतरनाक गैंगस्टर, उसको इनकम टैक्स नहीं भरने के कारण अरेस्ट किया गया। उस गैंगस्टर का नाम है कपोलो। एक बार अरेस्ट होने के बाद तो उसकी सारी हवा निकल गई। फिर मुझे जोशी अंकल ने बताया कि एमसीएस एक्ट होता है और उसके ऐसे ऐसे सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन 76/1 के 1 को कोट करके हमको अर्जी बनानी पड़ेगी, तब उसका कोई महत्व होगा। तो अंकल ने मुझे एक प्रॉपर यानी लीगल लैंग्वेज में अर्जी बना के दी और कहा कि अब तुम जाके इस पे साइन ले लो। वो तारीख थी 24 अप्रैल 2019। फिर मैं जोश जोश में मेरा सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया और इस बार मैं 25 यानी 25 साइन लेने में कामयाब रहा। पर तब मुझे ये पता नहीं था कि भाई जिनसे मैं साइन ले रहा हूँ क्या वाकई फ्लैट उनके नाम पे है। मुझे ये तो पता था कि भाई जो रेंट पे रहते हैं उनका साइन नहीं लेना है, पर मैंने कभी ये नहीं पूछा कि भाई क्या सही में आपके नाम पे फ्लैट है। मैं बस साइन लेते जा रहा था। खैर, वो अर्जी मैंने सेक्रेटरी को दी और इस बार उस अर्जी की एक कॉपी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी दे दी। फिर मैंने सोचा कि भाई इस बार तो कोई रिप्लाई आएगा या फिर एसजीएम होगी, पर हुआ उसका उल्टा। रिप्लाई तो नहीं आया, पर सेक्रेटरी ने स्टिकर की सख्ती कर दी और डर के मारे सब लोग स्टिकर लेने लग गए। 100 रुपए का एक स्टिकर, यानी हर घर में कम से कम एक दो, हमारी सोसाइटी में 4-5 गाड़ियां हैं। एक स्टिकर बोले तो 100 रुपए, यानी 500 रुपए ऐसे ही वेस्ट। फिर मैंने सोचा शायद अब कुछ नहीं हो सकता, पर अर्जी देने के 1 महीने के बाद शायद सेक्रेटरी को डेप्यूटी रजिस्ट्रार से एक लेटर आया। वो कहते हैं ना, शो कॉज लेटर। और ये लेटर मिलने के बाद तो सेक्रेटरी के कान में घंटी बजी होगी और उसने लगाया होगा सोसाइटी के लॉयर को फोन। मैंने सुना है कि लॉयर ने तब ऐसी सलाह दी थी कि कम से कम 1/4 मेंबर्स होने चाहिए। 1/4 होना मेंबर्स होना जरूरी है, तभी एसजीएम लेनी पड़ेगी, वरना एसजीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सेक्रेटरी की समझ में आ गई और वो लग गया अपने काम पे। सबसे पहले उसने क्या किया, जो 25 लोगों की साइन थी उसमें से उसने ऐसे लोग निकाले जो डिफॉल्टर हैं और बाकायदा एक लिस्ट बना के रजिस्ट्रार को भेज दी कि इन 25 लोगों में से ज़्यादा लोग तो डिफॉल्टर हैं। फिर उन 25 लोगों में से उसने ये ढूंढा कि वाकई में ये लोग मेंबर है कि नहीं, और अनफॉर्चुनेटली 2 लोग उसको ऐसे मिल गए जिनके नाम पे फ्लैट नहीं था। तो 25 में से 2 गए, बचे 23। और लॉयर के हिसाब से 84 का 1/4 हुआ 21। खैर, फिर सेक्रेटरी ने और 2 लोग ऐसे ढूंढे जिनको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई उसने। उन 2 लोगों ने एक ऐसा लेटर बनवाया जिसमें साफ तौर पे लिखा कि जब मैं उनके पास साइन लेने गया था तब मैंने उनको कुछ और बताया और किसी और कागज पे साइन ली, यानी झूठी जानकारी देके साइन ली। इसलिए वो 2 लोग उनकी साइन विड्रॉ करते हैं। तो 23 में से 2 गए, बचे 21। फिर सेक्रेटरी इतने पे भी नहीं रुका। 21 में से एक साइन ऐसी ली थी मैंने जो मेंबर के वाइफ की थी। अभी मेंबर के वाइफ की साइन मैंने इसलिए ली क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 6 महीने पहले मेंबर चल बसे थे, इसलिए मैंने वाइफ की साइन ली। तो सेक्रेटरी ने क्या दिमाग लगाया कि अभी तक वाइफ के नाम पे फ्लैट ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए वो साइन भी इनवैलिड।
तो 21 में से एक गया, बचे 20। फिर आया सुनावनी का यानी हियरिंग का दिन। क्योंकि मैं तो मेंबर नहीं हूँ, फ्लैट तो मेरे पापा के नाम पे है, इसलिए हियरिंग में मुझे तो नहीं शामिल किया गया। इसलिए मुझे पता नहीं कि पहली हियरिंग में हुआ क्या। पर मुझे इतना पता चला कि वो जो रजिस्ट्रार है, कुछ दिनों के बाद उस रजिस्ट्रार का ट्रांसफ़र होने वाला है। अब इस वजह से या पता नहीं किस वजह से हियरिंग होने के कुछ ही दिनों बाद रजिस्ट्रार से एक नोटिस आई सेक्रेटरी को, और उस पे साफ तौर पे लिखा था क्यों ना मैं सेक्रेटरी और चेयरमैन को 5 साल के लिए डीबार कर दूं, क्योंकि उन्होंने एसजीएम नहीं ली। और ये सच है। ये लेटर मिलने के बाद सेक्रेटरी को तो शौक ही लगा होगा, और उसने फिर से सोसाइटी के लॉयर को फ़ोन किया। तो मैंने सुना है कि लॉयर ने ऐसी सलाह दी कि भाई कोई बात नहीं, आप अभी एक एसजीएम ले लो और उसमें स्टिकर का पॉइंट रखो। वैसे भी वो रजिस्ट्रार का तो ट्रांसफ़र हो गया है। जो नया रजिस्ट्रार आएगा उसको हम कोई ऐसी दुख भरी कहानी सुनाएंगे कि भाई इस वजह से हम एसजीएम नहीं ले सके। फिर सेक्रेटरी ने नोटिस बोर्ड पे एसजीएम की नोटिस लगाई। पर हम लोगों ने सोचा अभी नोटिस लगाने का क्या फ़ायदा, ज़्यादातर लोगों ने स्टिकर तो ले लिए हैं 100-100 रुपए के। तो हमने उस एसजीएम का बहिष्कार किया। फिर भी सेक्रेटरी ने एसजीएम ले ली, उसके मिनट्स भी बनाए और एक कॉपी भेज दी रजिस्ट्रार को। फिर आया हियरिंग का दिन। अभी इस बार मैंने सोचा कि भाई इस बार की हियरिंग मैं अटेंड कर लेता हूँ। वैसे भी नई रजिस्ट्रार आई है, उनको बता दूंगा कि मैं पापा को असिस्ट करने आया हूँ, और मैंने पापा से अथॉरिटी लेटर भी बनवा के लिया था। सेक्रेटरी भी पहुंचा उनकी फ़ौज लेके, यानी सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, सब कमेटी मेंबर और सोसाइटी का लॉयर। लॉयर भी 2 असिस्टेंट लेके आया था, और हमारी टीम से बस 4-5 ही लोग थे। तो उस दिन सबसे पहले रजिस्ट्रार मैडम ने फैक्ट्स चेक किए, यानी कागज़ में जो लिखा था वो सब चेक किया, और सब कुछ ठीक से चेक करने के बाद रजिस्ट्रार मैडम ने कहा क्यों ना आज हम आर्ग्यूमेंट कर लें। मैंने देखा कि लॉयर तो आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी नहीं था, देख के ही समझ रहा था। पर क्योंकि वो 2 असिस्टेंट लेके आया था, इसलिए वो बोला ओके, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। लॉयर ने सबसे पहले कहा कि 25 साइन जो है इनमें से ज़्यादातर लोग डिफ़ॉल्टर हैं, और डिफ़ॉल्टर लोगों को एसजीएम बुलाने का कोई हक नहीं, इसलिए आप इस अर्जी को खारिज कर दीजिए। इस पर हमारी टीम ने कहा अच्छा दिखाओ, रिकवरी सर्टिफिकेट कहाँ है, या फिर दिखाओ कि सोसाइटी की ड्यू डिमांड नोटिस वो कहाँ है। लॉयर को पता था कि भाई सोसाइटी ने किसी भी डिफ़ॉल्टर को ड्यू डिमांड नोटिस नहीं भेजी है, इसलिए फिर उसने ये मुद्दा छोड़ के दूसरा मुद्दा उठाया। लॉयर ने कहा कि 25 साइन जो है उनमें से ज़्यादातर लोग नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं। ये 2019 की बात है, तभी एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर हुआ करते थे शायद। तो लॉयर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग नॉन एक्टिव मेंबर हैं। इस पे हमने कहा कि हमारी सोसाइटी, अच्छा इससे पहले एक बात बताता हूँ। हमारी सोसाइटी पहले एक फेडरेशन का हिस्सा हुआ करती थी। 7 सोसाइटीज़ का फेडरेशन था, पर 2016 में सब सोसाइटीज़ बाइफरकेट हो गई और हमारी सोसाइटी दूसरे नाम से रजिस्टर हो गई। तो जब लॉयर ने कहा कि सब नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं, तब हमारी टीम ने कहा कि भाई 2016 में हमारी सोसाइटी नए नाम से रजिस्टर हुई है,
अब तक 5 साल तो हुए नहीं, फिर नॉन एक्टिव मेंबर कैसे हुआ है? लॉयर को समझ में आ रहा था कि रजिस्ट्रार मैडम उसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही थी। फिर लॉयर ने एक दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि दरअसल सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, उसके माँ या बाप कोई तो चल बसे करके सेक्रेटरी को जल्दी आधी रात गांव जाना पड़ा और गांव में वो 2-3 महीने अटक गया, इसलिए सेक्रेटरी बेचारा एसजीएम तो नहीं ले सका। फिर रजिस्ट्रार मैडम ने कहा, अच्छा फिर चेयरमैन क्या कर रहे थे? फिर लॉयर ने कहा कि चेयरमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल चेयरमैन के बच्चे वो बहुत बीमार हो गए और वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर बीमार हुए थे, इसलिए चेयरमैन बहुत बिजी हो गए, वो भी एसजीएम नहीं ले सके। आगे लॉयर ने ऐसा भी कहा कि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले एसजीएम ले ली है और उसमें पार्किंग स्टिकर का पॉइंट डिस्कस किया है। फिर भी ये यानी हमारी पार्टी के लोग उस एसजीएम में शामिल नहीं हुए। इससे साफ पता चलता है कि हमारी जो टीम है, जिन्होंने अर्जी की थी, उनको एसजीएम से कोई लेना देना नहीं, उनको खाली सेक्रेटरी और चेयरमैन को परेशान करना है। रजिस्ट्रार मैडम बोली कि अच्छा, चेयरमैन बिजी थे तो बाकी के कमेटी मेंबर क्या कर रहे थे? और अर्जी के 30 दिन में आपने एसजीएम नहीं ली, फिर अभी क्यों ली? फिर लॉयर ने कुछ दस्तावेज निकाले और रजिस्ट्रार मैडम को दिखाए। तब उसने कहा कि 25 साइन में से तीन तीन लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे अभी फ्लैट नहीं है और 2 लोगों का लेटर हमारे पास है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये जो साइन लिया गया है वो गलत जानकारी देके लिया है, इसलिए वो साइन विड्रॉ करते हैं। फिर लॉयर ने कहा कि एमसीएस के एक्ट 76/1 के हिसाब से 1/4 मेंबर का होना ज़रूरी है और ये सच है। वो 1/4 लॉयर को लग रहा था 1/4। तो लॉयर ने कहा कि हमारी सोसाइटी में 84 लोग हैं, 84 का 1/4 हुआ 21 और 25 में से 5 गए तो बचे 20, इसलिए आप इस अर्जी को खारिज कर दीजिए। इस पर मैडम ने कहा कि अच्छा, मान लेते हैं 25 में से 5 लोग इनवैलिड है, फिर भी इनके पास 20 लोग बचते हैं और एमसीएस के एक्ट्स एमसीएस एक्ट के सेक्शन 76(1) के हिसाब से 1/4 नहीं, 1/5 मेंबर होने चाहिए, जो कि इनके पास है। अब बताइए आपने एसजीएम क्यों नहीं ली? अभी ये सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हम लोग केस जीत गए हैं और मैं हियरिंग से बाहर आया और मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला। उसमें लिखा कि आज विजयादशमी मना लो, रावण को जलाने का समय आया है। फिर मुझे पता चला कि रजिस्ट्रार मैडम ने केस फाइल क्लोज कर दी और लॉयर को कहा कि ऑर्डर भी मैं आज ही निकालूंगी। फिर सेक्रेटरी और उसकी टीम बाद में कहाँ गायब हो गई पता नहीं। हमारी टीम वहीं पे रुकी थी। शाम को 6 बजे तक हमारे हाथ में ऑर्डर मिल गया था। तारीख थी 18 सितंबर 2019। अभी ये बात जब सोसाइटी में समझ आई तो सब लोग बहुत खुश हुए, खास करके सोसाइटी के बच्चे। तब मुझे सेक्रेटरी की एक बात याद आई। वो मुझे हमेशा पूछता था कि भाई, हु आर यू? एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। करीब 6 महीने तक सेक्रेटरी चुप बैठा। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। इस दरमियान सेक्रेटरी ने अर्जी लगाई थी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, पर अर्जी खारिज हो गई। अभी उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है।
तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये सिक्के की एक ही बाजू है। दूसरी बाजू ये है कि आज भी वही सेक्रेटरी काम कर रहा है, पर पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, यानी प्रॉक्सी प्रॉक्सी से काम कर रहा है। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी का इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में। देखते हैं, अच्छे लोग चुन के आए तो अच्छी बात है। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो छोटी सोसाइटीज़ हैं, यानी 100 से लेके 250 मेंबर तक, उनको उनको अगर कोई तकलीफ है तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीएस एक्ट जिसने बनाया है उसने कुछ सोच समझ कर ही 1/5 लोग लिखा होगा। यानी अगर मानो 100 मेंबर है आपकी सोसाइटी में, तो आपको खाली 20 लोगों को मनाना पड़ेगा और आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। ओवर टू यू सर। Mr. Mitesh, thank you very much for your experience sharing. That is very interesting. I will add some more things to your experience and to other people also. जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं 76 के अंदर, 76(1) के अंदर, और हम 1/5 मिनिमम 1/5 लोगों का सिग्नेचर लेना है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने बताया ये सब पैंतरे, ये सब एक्सक्यूजेस सोसाइटी की कमेटी के लोग करेंगे कि नहीं ये तो टेनेंट है, ये तो इनका नाम पे फ्लैट ट्रांसफर हुआ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। टेनेंट्स का नॉट साइन, ठीक है, दे आर नॉमिनल मेंबर्स, वहां तक समझ में आता है, दैट इज ओके। पर जिनके नाम पे फ्लैट ट्रांसफर नहीं हुआ है, दे कैन डेफिनेटली साइन, because they are already deemed members. When they bought the flat, they had given what is called as form 20(2) to the society of their intention to buy the flat, and the society did not object, and the sale transaction went through. Now when they apply for membership, it is automatically deemed to be granted, but still there is a gestation period of 90 days for the managing committee to give them membership or to refuse them. Now, society cannot refuse them membership. The refusal part comes only when the original member, that is the seller, is a defaulter. और सेकेंड पॉइंट इज कि उसका कोई मॉर्गेज लोन बैंक से बाकी था, जिसका अंडरटेकिंग सोसाइटी ने लिया हुआ है लीन मार करके। दिस आर द ओनली टू क्राइटेरियाज, these are the only two criteria for which a membership can be stopped. But this too also is not an excuse to stop. ये भी कोई बहाना नहीं है रोकने का, बिकॉज जब बायर और परचेजर फॉर्म नंबर 20(1) और फॉर्म नंबर 20(2) जब सोसाइटी को देते हैं, तो सोसाइटी के पास 15 दिन होता है इस चीज को ऑब्जेक्शन लेने का। तो उसी समय ऑब्जेक्शन में दोनों पार्टियों को सोसाइटी को नोटिस देना है, इस फ्लैट के अगेंस्ट में इतना आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी है, मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ये ड्यूज नहीं दिया जाएगा, या ये फ्लैट के अगेंस्ट में ये मॉर्गेज बाकी है। अगर ये दोनों नोटिस सोसाइटी ने बायर और सेलर को नहीं दिया हुआ है, तो सोसाइटी का मेंबरशिप रेफ्यूजल का हक खत्म हो जाता है। तो हेंस दिस मेंबर्स whose actual memberships are not transferred, they are deemed members and they are entitled to sign any and all documents of the society, including this SGM requisition application also. अब मैनेजिंग कमेटी को अगर एक अर्जी मिली है, तो मैनेजिंग कमेटी को उस पर अमल करना है, कार्यवाही करना है। दे हैव टू टेक एक्शन
and they have to honor that SGM requisition. अब वो SGM मीटिंग में जो फैसला होगा वो फाइनल होगा. फैसला होने के पहले मैनेजिंग कमेटी उस पे एक्सक्यूजेस या अड़चने पैदा नहीं कर सकती, जैसे आपके केस में हुआ. ये अधिकार में नहीं है. आपके पुणे के रजिस्ट्रार ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत समझदारी से काम लिया. मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ऑर्डर्स बहुत कम निकलते हैं, बिकॉज कई रजिस्ट्रार ये एक्सक्यूज लेते हैं कि नहीं नहीं एक छोटी सी बात है, सोसाइटी के कार्यवाही में अड़चन पड़ेगी, बाकी लोगों का नहीं होगा, मैनेजिंग कमेटी माफी मांग रही है वगैरह वगैरह. ये प्रचलन खास करके मुंबई में बहुत है. लेकिन आपके रजिस्ट्रार ने बहुत समझदारी का काम लिया. इट इज एन अप्रिशिएटिव थिंग. नाउ there are few questions in the chat box. We will first take these questions in the chat box. We will take a one question per member only. And बाकी अगर समय बचता है तो then we will proceed further. अभी दोस्तों को ये बता दूं कि मितेश is a civil engineer. He is not a lawyer. He is not an advocate. He will not be able to give you any technical replies. But I'll try as much as possible to solve all your queries that are put it in the chat box. So there is one query by Mr. Anup Patel. His question is, what action can be taken against MC at a higher level under section 76 of the Act as many members of the society feel that there seems to be a nexus का मतलब साठगांठ, मिली भक्ति between the MC and the officers of the deputy registrar. अगर अर्जी प्रॉपर है, 1/5 मेंबर लोगों ने साइन किया हुआ है, लेजिटिमेट एजेंडा है, ऐसा एजेंडा नहीं है जो इलीगल हो कि भाई हम ऐसा एजेंडा हो कि फ्लैट खाली सोसाइटी के विडो लोगों को ही बेचा जाएगा, है ना. ये सब फालतू के एजेंडा भी निकल आते हैं कई बार. तो अगर लेजिटिमेट एजेंडा है, जैसे आपका एजेंडा मिस्टर मितेश वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट. मैंने और भी एक दो उदाहरण दिए शुरू के लेक्चर में, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह का, वो भी परफेक्टली लेजिटिमेट एजेंडा है. अगर मैंने मैनेजिंग कमेटी को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण बताया, सेक्शन कौन सा सेक्शन था वो सेक्शन 154B-1 ब्रैकेट में 9. तो अगर मैं जनरल बॉडी हूं, अगर मैंने आपको इलेक्ट किया हुआ है, तो कानून में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि मैं जिसने आपको इलेक्ट किया आपको नहीं हटा सकता है. और सरप्राइजिंगली MCS एक्ट में, जैसे आपने भी बताया, किसी ने कुछ सोच के ये सेक्शन डाला 76(1), जिसमें 1/5 मेंबर रिक्वेजिशन दे सकता है अपने खुद का मनमानी लेजिटिमेट एजेंडा का. अगर ऐसे एजेंडा दिया हुआ है, 1/5 लोगों ने साइन किया हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी को मीटिंग होल्ड करना ही करना है. 30 दिनों के अंदर अगर ये मीटिंग नहीं होल्ड किया तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को उस कमेटी को बर्खास्त करना ही करना है. ये प्रोविजन है. अगर ये प्रोविजन का पालन नहीं करना है तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बाकी भी प्रोविजन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. वहां पर भी तमाम एक्सक्यूज दिए जा सकते हैं. या तो रजिस्ट्रार को इस सेक्शन के कानूनी महत्व का पता नहीं है, या तो वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है. यही दो संभावना हो सकती है. और अगर उसे कानूनी महत्व उस सेक्शन का पता नहीं है तो उसे मेरे समझ से उस रजिस्ट्रार को उसकी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि और कई लोग आए. यहाँ पे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में ही मेरे ख्याल से कम 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है और बहुत से लोग 40% अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं. तो हजारों लोग पढ़े लिखे आ सकते हैं ऐसे कामों के लिए. So the deputy registrar has got, or the registrar has got no
अथॉरिटी टू से कि नहीं 76 के अंदर में ये सारे कंडीशंस पूरे हुए हैं, तो मैं इस पे एक्शन नहीं लूंगा। अभी कमिंग बैक टू क्वेश्चन ऑफ मिस्टर अनूप पटेल, अगर आपको ऐसा लगता है कि साठगांठ है मैनेजिंग कमेटी और डिप्यूटी रजिस्ट्रार के बीच में, और डिप्यूटी रजिस्ट्रार इस चीज पे हक नहीं कर सकता है, तो आप हाई कोर्ट में जाके पिटिशन कर दीजिए इस चीज के बारे में। और उसके नीचे की पिटिशन करना है तो आप विजिलेंस डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव सेक्शन में, उसके पास कंप्लेन कर दीजिए और इस चीज पे आप आगे बढ़ सकते हो। और उनका एक और भी क्वेश्चन है कि क्या कार्यवाही आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ ले सकते हो। वेल, आपकी अर्जी है मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ नहीं है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है, वो भी आप उनके डिपार्टमेंट हेड के पास कंप्लेन करोगे तब जाके वो होता है। मिस्टर कापड़िया का एक क्वेश्चन है कि रिक्वेजिशन कैन इट ओनली स्टेट वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द एमसी और रीजंस ऑफ इट आल्सो आर टू बी गिवन। यू हैव टू गिव सम रीजन, व्हाट इज द नो कॉन्फिडेंस। मुझे ये आदमी पसंद नहीं है तो बताओ तो सही उसका, कि उसका चेहरा पसंद नहीं है, या उसका परिवार पसंद नहीं है, या उसका घर का फर्नीचर पसंद नहीं है। आपके मैनेजिंग कमेटी के दिल में क्या कॉन्फिडेंस पसंद नहीं है। वो चिल्लाता है, वो लोगों को गाली देता है, वो थप्पड़ मारता है, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं होल्ड करता है, दादागिरी करता है, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ तो भी एक्सक्यूज तो कोई रीजंस तो देना है। ओके, देर इज अ क्वेश्चन बाय फातिमा मैडम, आई विल आंसर हर क्वेश्चन later on. There is a question by a company named Pooja Digi Prints. In last AGM, it was resolved that an SGM can be called to discuss the issue of encroachments done by few members, including few committee members. No meeting is called, and they have called an AGM and no agenda to discuss encroachments. Well, this thing you could have put up an SGM requisition जैसे मिस्टर मिथेश ने अचीव किया, वैसे भी आप आज के दिन भी कर सकते हो। आप 1/5 मेंबर लोगों का सिग्नेचर लो, रिक्वेजिशन डालो कि टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द एनक्रोचमेंट्स डन बाय फ्यू मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स एंड फ्यू जनरल मेंबर्स। आप उस एसजीएम के रिक्वेजिशन में ईच मेंबर का नाम डाल सकते हो, और अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो भी अटैच कर सकते हो। और वैसे भी एनक्रोचमेंट के बारे में आपकी सोसाइटी क्या कार्यवाही कर सकती है, उनका कोई अधिकार नहीं है। ये एनक्रोचमेंट वगैरह के बारे में जो कार्यवाही जो अल्टीमेटली करना है और होना है वो म्युनिसिपल ऑफिस में है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप म्युनिसिपल ऑफिस में एमसीआई एक्ट 488 के अंदर में एक अर्जी दाखिल कर दो, गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल द एनक्रोचमेंट। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। आप एसजीएम कॉल करोगे भी एनक्रोचमेंट के बारे में, और आप क्या उसमें डिसाइड करोगे कि भाई ये पेनल्टी लगा दो, मेंबर को नोटिस देंगे कि ये करोगे। पेनल्टी लगने से आपका एनक्रोचमेंट नहीं हट जाएगा, पर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप कंप्लेन करोगे तो वो पक्का ही आके एनक्रोचमेंट डिमोलिश कर देगा, जो आपका मकसद है। A question is by Seema Tyagi. SGM was conducted by MC in 2019. Clear 5 days notice was not given. Agenda was circulated on 9th April 2019, and SGM was conducted on 14/4/2019, and agenda was not followed. I objected in writing when minutes were circulated on 21/4. My objection letter to the society gave to the registrar took acknowledgement, registrar did not act. Well, agenda was circulated on 9th अप्रैल और मीटिंग हुई 14 अप्रैल को। तो ये 5 दिन होता है या नहीं होता है, लेट अस काउंट।
9 तारीख को एजेंडा दिया तो 9 तारीख का एक दिन हुआ, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, तो ये 5 दिन हो गए आपके। और मीटिंग हुई उसके अगले दिन, मतलब छठे दिन मीटिंग हुई, तो ये 5 क्लियर डेज नोटिस हो ही गया। आपका कहीं गैर समझ है इस चीज के बारे में। बाकी एजेंडा अगर फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में सेक्शन 91 के अगेंस्ट अंडर में इस पर्टिकुलर मीटिंग को, रेजोल्यूशंस को रद्द करने का अर्जी डाल सकते हैं। जो हिस्ट्री आपने बताया हुआ है वो हिसाब से वो पूरा का पूरा मीटिंग और एजेंडा रद्द हो जाएगा। One question is by Atul Wable. When dismissed, our secretary has approached Joint Division Registrar and obtained stay. In case they manage to get the order of dismissal revoked, which is the next authority to which we can appeal? You can appeal before the cooperative department. The Minister of Cooperation hears this particular thing on the second appeal. Pooja Digi Print is asking, can I know the registrar's name, please? It is a policy of our webinar that we do not disclose or discuss any authority's name. So hence, we are not disclosing the name of any authority, neither we will ever do it. We do not want to disclose names. We have disclosed the name of the authority. That is more than sufficient. And the object of this webinar is to share experiences and not to disclose names. Sushma has a query. If society is filed affidavit and saying something, will it be valid in front of the deputy registrar? Because fact produced in front of deputy registrar is different from affidavit given in court. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मितेश सर के एप्लीकेशन पे अगर मानो 1 जनवरी 2019 को अगर ये चीज बनी हुई है, एप्लीकेशन पे उसने अर्जी दिया हुआ है, अनिल शर्मा ने अर्जी में 1 जनवरी 2019 को साइन कर दिया हुआ, मीटिंग वो कॉल करने के लिए। मीटिंग कॉल करना है 30 दिनों के अंदर। तो आपको ये एफिडेविट अगर देना है तो उसी अर्जी के पीरियड के अंदर ही देना है। बाद में अगर आप कोई अर्जी देते हो या एफिडेविट देते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन आफ्टर थॉट और कानून में उसकी मान्यता नहीं है। नाइदर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज सपोज टू टेक कॉग्निजेंस या उस चीज का महत्व लेने की उसके पास अधिकार रहता है। Mr. Anup Patel is asking whether copy of order can be shared. Mr. Anup Patel, we wish to inform you that this webinar is only about knowledge sharing and experience sharing. We are not going to share any documents on this thing unless and until it is issued by government. जैसे government के resolutions है या notices है, that we can share, but not all these orders. Mr. Mitesh, आपके लिए बहुत से प्रशंसा आई हुई है. You can go through the chat box. Many people have appreciated what you have done, and they say thank you to you. Of course, you can see it in your chat box also. There is a query by Mr. Kinjal. I have submitted requisition letter for SGM to remove the optical fiber hub fixed in common space without permission of the general body. 50% members have signed, but SGM was never called. Already 3 months passed. Can I once again object via SGM was not called? मिस्टर किंजल, ये ऑब्जेक्शंस करना या रिमाइंडर्स करते रहना
और नोटिस इश्यू करना, दिस आर ऑल यू नो वो जिसको कहते हैं कि टाइम पास का काम है ये। आपने प्रॉपर एसडीएम का रिक्वेजिशन दिया हुआ है विथ 50% मेंबर्स। आपका नेक्स्ट ड्यूटी है वो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में कंप्लेंट दाखिल करो, एप्लीकेशन दाखिल करो एंड टेल देम टू कॉल फॉर अ हियरिंग एंड द रजिस्ट्रार विल ऑफ कोर्स डिसमिस द कमिटी, जैसे मिस्टर मिथेश के केस में हुआ है। आप लेट ज्वाइन हुए, आपने आपने पूरा उनका हिस्ट्री सुना नहीं, पर आप यूट्यूब में बाद में ये पूरा आप सुन सकते हो। People are asking whether YouTube will be available, but yes, we are all our webinars are there on YouTube. All our old webinars and our new webinars जो भी होंगे, we will definitely be publish it in the YouTube. I will put in the link also. I will take up question by Advocate Fatima Fauzdar. Most of the members today are fighting a lone battle against MC. A single member or more than 2 to 3 members. उनका कहना है कि ज्यादातर मेंबर्स अकेले होते हैं या 2 या 3 लोग ही जुड़ते हैं, बाकी नहीं जुड़ते हैं, और ये 1/5 मेजॉरिटी सिग्नेचर्स लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। क्या 1 या 2 मेंबर कुछ कर सकते हैं क्या? फातिमा मैम, मैं आपको ये बता दूं कि मिथेश सर ने, जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति है पूना के, उन्होंने खुद बोला कि 20 बरस तक वो रह रहे वहां पे, परेशानियां झेलते रहे, साधारण नागरिक के तरह वहां पे रहे, उनको पता नहीं था कानून क्या है क्या नहीं है। उन्हें अगल बगल में किसी को पूछा, किसी उनके जोशी अंकल से पूछा, किया। इस तरह बाकी लोग भी पूछ सकते हैं। अगर मिथेश सर को 1/5 से ज्यादा सिग्नेचर मिल सकता है तो बाकी लोगों को भी मिल सकता है। ये तो प्रयत्न करने के ऊपर है, कोशिश करने के ऊपर है। एफर्ट करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। आई थिंक एफर्ट करने से बहुत सी चीजें अचीव हो जाती है। हमारे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, बाकी जो यूट्यूब में ज्वाइन होकर जुड़े सुनेंगे, वो भी एग्री करेंगे कि कोशिश करने से काफी कुछ हो जाता है। तो मेरा जवाब ये है कि 1/5 सिग्नेचर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। उतना तो रैपॉर्ट सोसाइटी में रखना ही रखना है। अगर 1 या 2 या 3 मेंबर परेशान हैं, तो आप ये भी सोचिए कि 50% से ज्यादा मेंबर आपके मैनेजिंग कमेटी की हरकतों से, स्वभाव से परेशान है, दुखी है, तो वो साइन करेंगे। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि कई कारण तो ये होता है कि एक डर का फैक्टर होता है, सेकंड होता है कि भाई उनके पास में समय नहीं है। हेंस कई लोग, और भी कई कारण होते हैं कि भाई मैनेजिंग कमेटी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ में उनके बैड बुक्स में नहीं आना है, उनके चमचागिरी करते रहना। ऐसे भी कई लोग हैं। 50% मेंबर ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैं मैनेजिंग कमेटी के चमचागिरी करते रहूंगा तो हमारे को छोटा मोटा फेवर मिलता रहेगा। लेकिन यही कारण से मैनेजिंग कमेटी को प्रोत्साहन मिलता है गलत काम करने के लिए। उनको लगता है कि मेरे पास तो 50% मेजोरिटी है, हम कुछ भी कर लेंगे, और बाकी 50% मेंबर्स के पास तो हिम्मत ही नहीं है, हम उनको दबा देंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा, कि व्हाट ऑप्शन डज 1 और 2 मेंबर्स हैव? एक सिंगल मेंबर भी काफी कुछ कर सकता है। अगर एक मेंबर को लगता है कि ये गलत काम हुआ है, तो वो दैट मेंबर कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89A of the MCAs Act detailing all the nonsense that has been happening in the society. He can start a query. 89A के ऊपर हम ऑलरेडी वेबिनार कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा एक वेबिनार हुआ था जिसमें मिथेश की तरह एक नईमेश ब्रह्मभट्ट थे, वो भी एक ऑर्डिनरी सोसाइटी मेंबर थे। उन्होंने कार्यवाही किया, उनका कार्यवाही इस समय चल रहा है। हमारे मुंबई में डेप्यूटी रजिस्ट्रार फास्ट काम नहीं करते, क्योंकि हमारे मुंबई शहर में शायद ज्यादा ओवरलोडिंग है, या और भी कोई वजह हो सकती है। Anyway, all the questions are over for today. If anybody has any one-to-one questions, let me know. Otherwise, then we will conclude this webinar. Thank you, sir, for answering the query.
Yes, madam. Fatima, madam, do you have to say anything regarding experience of Mr. Mitesh? You are also, your one of the offices is in Pune, and Mitesh also is from Pune. He has defined Pune as a very good climate city. वैसे मैं Yes, अभी sir. वेदर देख रहा हूँ, पुणे का तो अच्छा तो है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल पुणे का बहुत एक्सट्रीमली हाई दिखा रहा है. इट इज लिटरली इक्विवेलेंट टू मुंबई ओनली. Yes, sir. Because of many two-wheelers, the pollution level is definitely high. But Mr. Mitesh has definitely done a very wonderful work by taking on with the managing committee and bringing them to task. And hopefully, after the elections, he will have a new committee who will work in the interest of everybody. Hello. One minute, Mr. Atul, I'll take up your question. I want to put up a point for, especially for Mitesh. Mitesh ने बताया कि उनका जो फ्लैट है वो है उनके फादर के नाम पे. Am I correct, Mitesh? Yes. Okay. तो आप एक फॉर्म आता है एसोसिएट मेंबर का फॉर्म है, आप उसे भर के सोसाइटी को दे दीजिए, तो आप सोसाइटी में आपके फादर के एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे. उस फॉर्म के साथ में आपको 100 रुपए का एक चेक देना होता है. सोसाइटी के पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको वो एसोसिएट मेंबर नहीं बनाए. अगर आपने आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली दिया हुआ है, आपके फादर का सिग्नेचर लगेंगे, आपका सिग्नेचर लगेगा, 100 रुपए का एक चेक लगेगा. दिस आर द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग एन एसोसिएट मेंबर. By becoming an associate member, you can contest society elections. You can become managing committee members. You can attend all AGM, SGM. You can raise all types of questions, objections, etc., etc. You can ask for any and all documents. मतलब जो मेंबर ओरिजिनल मेंबर कर सकता है, वो सारा का सारे काम कानूनी ढंग से आप कर सकते हो. तो दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू. Please proceed on this one. I'll take up question by Mr. Atul. सर एकच प्रश्न विचारू शकतो का? Yes, please go ahead. मराठीत बोलले Try to चालेल ask in Hindi or English, क्योंकि बाकी Actually, लोगों को भी thank you. समझ में आ जाएगा. हाँ, थैंक यू वेरी मच. हमारे एक पहचान वाले एडवोकेट रवि ओक करके है अलीबाग से. मैं Okay. पेन में रहता हूँ. उन्होंने मुझे ये लिंक भेजी क्योंकि हमारी एक छोटी सोसाइटी है 14 लोगों की, 14 ही फ्लैट्स है. लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि फॉर द लास्ट 5 years 2016 में हमारी जो नई बॉडी बनी उनमें एक्चुअली 2016 में ऐसा हुआ था कि पूरे महाराष्ट्र में शायद ऐसा बोला गया था कि पहले वाली बॉडी खारिज करके गवर्नमेंट की तरफ से नई बॉडी बनाई गई, ऐसा कुछ था. तो तब से आज तक एक भी एजीएम नहीं हुई. और जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने पूरे कामकाज खुद के हाथ में लेके पूरा अभी 5 साल खुद ही सब कुछ काम किया. और हम लोग ने जैसे अभी कुछ एक मैडम बोली कि डर लगता है या जाने दो ऐसा होता है, अभी तक ध्यान नहीं दिया. और अभी 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बोला कि हम लोग अभी रिजाइन कर रहे हैं, और लेकिन जो भी खर्चा होता है हमारे सोसाइटी में छोटा मोटा तो हम लोग थोड़े पैसे निकालते हैं. तो बीच में ड्यूरिंग लास्ट 2 years 4 जनों का जो फ्लैट है उसका ट्रांसफर हो गया था. तो वो 40,000, हम लोग 10,000 रुपए लेते हैं हर एक जन से जब भी ट्रांसफर होता है. तो 40,000 रुपए का खर्चा अगर हमारे पास 40,000 है शायद, या उसमें से कुछ खर्चा हो गया है, तो वो पैसा किधर है? क्योंकि एक 10,000 का खर्चा के लिए हम लोग ने 700 रुपए निकालने का सोचा था. तो कुछ मेंबर्स के समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और बाद में हम लोगों ने जो पूरा इकट्ठा ही आदमी सब कुछ करता है, जो 5 जन की कमिटी है उसमें से जो एक भी एजीएम नहीं, एक भी मीटिंग नहीं पूरे 5 साल में. ऑडिट तो होते रहता है लेकिन हम लोग ने कभी किसी पे साइन नहीं किया है. लेकिन अभी अचानक ऐसा समझ में आ गया कि 5 साल में हमारे सोसाइटी में कम से कम 70-80 हजार का कुछ मिस मैनेजमेंट हो गया है. तो हम लोगों ने, वो जो अध्यक्ष है उसने एक्चुअली सोसाइटी मेंबर का बिल फाड़ने के अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन है शायद, करेक्ट? चेयरमैन. ठीक है. चेयरमैन का एक ऐसा हमारे पास रिसीट आया है जो सोसाइटी का रिसीट फाड़ने के बाद उसके ऊपर नंबर भी नहीं है और डेट भी नहीं है, लेकिन उसमें जो जिसने 13,600 रुपया दिया है उसका साइन है और हमारा जो चेयरमैन है उसका साइन है उसके ऊपर, लेकिन वो हमारे हिसाब में किधर दिखता नहीं है. तो उसके वजह से अभी वो डर गया है चेयरमैन, क्योंकि उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती है ऐसा किसी का बोलना है. अभी 14 में से कम 12 जन है कि वो उसके खिलाफ है.
लेकिन अभी उसका जो भी 5 साल में पूरा फ्रॉड है, जो भी हम लोग को लगता है, उसके हमारे पास बिल्स नहीं है, ऑडिट के रिपोर्ट से, और जो रोजकीर्द बोलते हैं जिसके ऊपर वो हर महीने का जो भी जमा हुआ और खर्चा लिखता है, वो हमारे पास अभी है एज अ सोसाइटी मेंबर्स करके। तो अभी हम लोग क्या करें कि उसको उसके अगेंस्ट वो 70-80 हजार रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन लीगली हम लोग कैसे ले सकते हैं उससे पैसा? ओके। अतुल जी, ऐसा है कि अगर आपके सोसाइटी में 5 साल से एजीएम नहीं लिया हुआ है, हम तो लोग भी जैसे सॉरी आज, कभी पूछा भी नहीं, हाँ, ये हमारी गलती है क्या? नहीं, गलती आपकी नहीं, आप साधारण मेंबर हो। दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी की ओके ओके। है ना। सोसाइटी के चेक पे साइन करने का आपका अधिकार है या चेयरमैन का अधिकार है? तो चेयरमैन। जवाबदारी उसका है जो साइन करता हाँ। है ना। जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट करता है, जो सोसाइटी की कार्यभार को देखता है, उसकी जवाबदारी होती है। हम्म। तो अगर आपके सोसाइटी में एजीएम नहीं हुआ है, तो जैसे आज हमने सेक्शन 76 के ऊपर डिस्कस किया, हाँ। कभी और आगे जाके हम सेक्शन 75 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 75(5) ब्रैकेट सब सेक्शन 5 जिसको कहते हैं, 75(5) सेक्शन के अंदर में चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों को 5 साल के लिए डीबार कर सकते हो आप। डीबार का मतलब है अब दोबारा वो मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे। हाँ हाँ। ये सेक्शन 75(5) का प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 75 में लिखा हुआ है कि अगर आपने एजीएम नहीं कॉल किया, 1 साल का भी नहीं कॉल किया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई और डीबार हो जाते हो। ओके। तो एक सिंपली अर्जी दे दो, 100 रुपए का टिकट लगाना होता है। अर्जी दे दो डिप्टी रजिस्ट्रार को, बोलो इसने एजीएम नहीं लिया हुआ है, ये ऑडिट रिपोर्ट जोड़ रहा हूँ, मिनट का कॉपी नहीं है इसका, एजीएम का एजेंडा नहीं है, वगैरह वगैरह, इनको डिबार करो। खाली 8-10 लाइन लिखना है आपको, आपका काम हो जाता है। और अगर कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाना है तो कोई भी लोकल एडवोकेट जो लेकिन सर हमारा कोऑपरेटिव, बेसिक इश्यू क्या है, 14 में से एक भी जन ये अभी नया काम करने के लिए तैयार नहीं है, नई बॉडी के लिए। वो हम लोग समझो करेंगे, लेकिन 5 साल में जो भी घपला हो गया है उसका पैसा हम लोग कैसे ले ले? क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली चेयरमैन ही करता था, लेकिन अभी उसका जो फर्जी उसने जो रिसीट बना के पैसा लिया है, वो हमारे पास प्रूफ है, ओरिजिनल कॉपीज है। तो हाँ, वो बोल रहा है कि अतुल जी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपने बीच में ही टोक दिया। सॉरी मैं आपको 2 ऑप्शन बोलना चाहता था। हाँ। एक तो 75 का ऑप्शन मैंने बोल दिया, ओके सर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है, जिसको हम हाँ बोलते हैं ना कि पैसा खा लिया, हाँ हमारी सर, खाया। बम्बई की भाषा में हम ऐसा बोलते हैं कि इसने पैसा खा लिया, हाँ सर। या तो लीगली बोलेंगे फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन किया, ओके फाइनेंशियल सर। मिसफिशियंस किया, फ्रॉड किया, वगैरह वगैरह। हाँ। तो एमसीएस एक्ट में मिस अप्रोप्रिएशन और मिसफिशियंस का वर्णन है। ओके सर। तो इसको सुधार करने के लिए सेक्शन 81 के अंदर में एक अर्जी डालनी होती है, सेक्शन 81 ब्रैकेट 6 में, कि इस सोसाइटी का इस खाते का पूरा फिर से रीऑडिट करा जाए। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप हाँ। हर साल का ऑडिट करवाना चाहते हो या उस साल का ऑडिट करवाना चाहते हो जिस साल में ये फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। ओके सर। एक बार वो ऑडिट होता है गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिटर से। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो साधारण पैनल के ऑडिटर है, वो उनको ऑडिट करने का अधिकार नहीं है इसके अंदर। तो ये ओके सर। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑडिटर ऑडिट करता है इसका। इसका ऑडिट का फेज जो होता है, जो अर्जदार है, जैसे अगर अतुल अर्जी करता है तो अतुल को ये पैसा भरना है ऑडिट का। रीऑडिट में ये साबित होना चाहिए कि ये पैसे का घपालेबाजी हुआ है, पैसे का खाया पिया हुआ है, वाउचर अवेलेबल नहीं है, बिल्स अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड था, ये सब प्रूव होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट एक बार ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो वो फाइनल और इररेफ्यूटेबल होता है। इस 81 के ऊपर रजिस्ट्रार आपका सेक्शन 88 में कार्यवाही करके उसका पैसे का वसूली करेगा और उसको 5 साल के लिए डीबार भी करेगा। ओके सर। ये दोनों प्रोविजन है। सेक्शन 81(6) के अंदर भी जब आप अर्जी डालोगे तो उसमें भी आपको 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाना है। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, दस्तावेज होंगे, वो आपको अटैच करना है। इस अर्जी को एक आदमी नहीं 10 आदमी भी साइन कर सकता है। ओके सर। ठीक है, इसमें भी सुनवाई होती है और आप उसमें सुनवाई के समय हाजिर रहने का
हकदार बन जाते हो। एक ही पूछूं सर, एक ही उसमें एक ऑप्शन मुझे पूछना था, क्वेश्चन, यस यस कि ये जो भी ऑडिट किया था, वो ऑडिट के लिए उसी ने सब उसके वाउचर्स वगैरह बनाए थे, उसमें किसी का भी मेंबर का साइन है नहीं पूरे खर्चे में। अब अगर वो आपने जिससे ऑडिट करवाया, सोसाइटी ने जिससे ऑडिट करवाया, वो बोलते हैं पैनल ऑडिटर। हाँ। पैनल ऑडिटर का काम है वाउचर देखना, उसमें वाउचर में मिनिमम 2 मैनेजिंग कमेटी के सिग्नेचर होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके। अगर एक सिग्नेचर है तो दैट उस पे वाउचर सिर्फ इज null and void. Don't interrupt me, just hear it out, then you can ask me your question later on. और उस वाउचर में जिसने पैसा लिया, जिसको पैसा मिला, उसका भी सिग्नेचर होना है, अमाउंट होना है, और उस वाउचर के साथ में बिल होना, बिल अटैचमेंट होना कंपलसरी है। ये सब अगर नहीं है तो वो वाउचर, वो बिल फ्रॉड है, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है। और अगर आपका पैनल ऑडिटर ने इसको ऑडिट करके ओके कर दिया हुआ है तो वो भी इस कार्यवाही में गुनहगार बन जाता है, उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। और अगर आप प्रॉपर अर्जी करोगे तो उसका पैनल ऑडिटर नंबर रद्द हो सकता है। ये सब आप कार्यवाही कर सकते हो। मेरा बात पूरा हुआ? अगर आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी। हेमंत सर, जैसे आपने बताया कि एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भर के हम एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, यस मैम। तो कमेटी फिर उसको क्या एजीएम में रेटिफाई करवाती है? वेल, लेट अस पुट इट दिस वे, कोई भी मेंबरशिप का फॉर्म आता है ना, मेंबरशिप अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे एक होता है नॉमिनल मेंबरशिप। नॉमिनल मेंबर कौन हुआ? आपका भाड़े करू टेनेंट, उसको जैसे आप किसी को भाड़े पे रखते हो आपके फ्लैट पे, तो उसका नॉमिनल मेंबरशिप फॉर्म होता है, 27 नंबर है या 11 नंबर है, दोनों फॉर्म भरना होता है, और उसमें 100 रुपए का फीस अटैच करना पड़ता है, तो उसको नॉमिनल मेंबरशिप बोला। अब आपका सेल डीड बना या गिफ्ट डीड बना या सेल सर्टिफिकेट आया ऑक्शन प्रोसीडिंग्स में, या तो कोर्ट का कोई डिग्री आया, तो इसका सबका एप्लीकेशन बनना है, ट्रांसफर फॉर्म्स आना है। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 नंबर हुआ, 21 नंबर हुआ, 23 नंबर हुआ, फिर बाद में उसमें मेंबरशिप फीस आना है। मेंबरशिप एंट्रेंस फीस हुआ 100 मेंबर पर मेंबर का। अगर उसमें एग्रीमेंट पे 2 मेंबर हैं तो 2 एंट्रेंस फीस आना है, मतलब 200 रुपये आना है। फिर मेंबरशिप ट्रांसफर फीस होती है 500 रुपए की। फिर शेयर ट्रांसफर प्रीमियम है, अगर मुंबई शहर में फ्लैट है तो 25,000 रुपये है। फिर उस फ्लैट के अगेंस्ट में कोई लीन या मॉर्गेज तो नहीं है, वो देखना है। फिर उस फ्लैट के अगेंस्ट में कोई आउटस्टैंडिंग डिफॉल्टर है या नहीं है, वो देखना है। ये सारा का सारा देखने का काम किसका है? ये सारा का सारा देखने का काम सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी का है। ठीक है, ये काम चेयरमैन का भी नहीं है, ट्रेजरर का भी नहीं है, और बाकी मैनेजिंग कमेटी का भी नहीं है। ओके, सिर्फ सेक्रेटरी का है। या तो अगर उस सोसाइटी में अगर कोई लीगल एडवाइजर रखा हुआ है तो उसको ये सब काम, उसका काम है ये सब स्क्रूटनी करने का। इसी तरह एसोसिएट मेंबर का जब फॉर्म आता है तो इसका भी स्क्रूटनी करने का अधिकार, सोल अधिकार, अकेला अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी का है। अप्रूव करने का काम भी सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी का काम है कि ये सारी अर्जियां मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में रखे और वहां पर रेटिफिकेशन होता है। ओके, जनरल बॉडी का अधिकार रेटिफिकेशन का बिल्कुल भी नहीं है। एजीएम के एजेंडे में कई सोसाइटी लिखती है रेटिफाई मेंबर्स न्यू मेंबरशिप्स, ये अधिकार नहीं है, ये एजेंडा इटसेल्फ इज फॉल्स। यू कैन मैक्सिमम पुट, लेट मी कंप्लीट मैम, यू कैन मैक्सिमम पुट टू एजेंडा में वेलकम न्यू मेंबर्स, दैट्स इट। ताली बजाओ उस समय, वेलकम करो, बात खत्म करो। पर रेटिफाई करने का मतलब ये है कि क्या एजीएम ये बोल सकता है कि भाई सुषमा मैडम का मेंबरशिप हम रिजेक्ट करते हैं, रेटिफाई नहीं करते, इसको कैंसिल करो, इसको भगा दो सोसाइटी से? क्या वो कर सकती है? उसको अधिकार नहीं है। क्या एजीएम का कोई भी मेंबर देख सकता है कि चेक आया या नहीं आया? क्या एजीएम का कोई भी मेंबर देख सकता है कि 4 नंबर फॉर्म ठीक है या नहीं है, एग्रीमेंट ठीक है या नहीं है, फॉर्म नंबर 21 है, 23 है, 20 1 है, 20 2 है, मॉर्गेज हुआ है या नहीं हुआ? ये सब देखने का काम किसका है?
अगर आपके 100 मेंबर की सोसाइटी है और एजीएम में 25 लोग आते हैं तो सारे एप्लीकेशन फाइल ट्रांसफर फाइल सारे 25 मेंबर में घुमाओगे, तो ये अनवाइज थिंग है, बुद्धिमानी का काम नहीं है ये चीज। क्योंकि मैं मेंबर हूँ फ्लैट की और मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मेरे किसी भी मैटर में उनको बोलने नहीं दिया जाता था, तो मैंने उनको एसोसिएट मेंबर बनाया। तो अभी उन्होंने मुझे मेल लिख के बोला है कि इट विल बी रेटिफाई इन एजीएम, सो इफ एजेंडा विल कम, कैन आई चैलेंज दैट एजेंडा? There is no need of doing that. एक महीने अगर आपने अर्जी दिया हुआ है, आपने रबर स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट ले लिया हुआ है सोसाइटी से, एक महीने का समय लो। एक महीने का समय क्यों लेना है? क्योंकि एसोसिएट मेंबर का फॉर्म आते वाले मैनेजिंग कमेटी में रेटिफाई करना है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग एक महीने में होनी है, आपका अर्जी का फैसला भी एक महीने में होना है। एक महीने में अगर उन्होंने आपका जवाब नहीं दिया, रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करो और बोलो सुनवाई लगाए। कंप्लेंट करो और बोलो सुनवाई लगाए इस चीज के ऊपर। और आप अगर ज्यादा इंटरप्राइजिंग हो, डायनेमिक हो, कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करो और बोलो एसोसिएट मेंबर का फॉर्म ग्रांट नहीं किया, इन्होंने मेरा इंसल्ट किया हुआ है, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, जस्टिफिकेशन दे दो, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करो। कंज्यूमर कोर्ट में जीतोगे या नहीं जीतोगे ये नहीं सोचना, फाइल करो। ब्रिंग द, अगर मैनेजिंग कमेटी बदतमीजी करती है, अगर ठीक से परफॉर्म नहीं करती, अगर सोसाइटी के लोगों को तकलीफ देती है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि मैनेजिंग कमेटी को कोर्ट के चक्कर लगवाने शुरू करो। सर मैंने उनको दिया, उन्होंने बोला इट इज अप्रूव्ड इन मैनेजमेंट कमेटी बट इट विल बी रेटिफाई इन एजीएम। थोड़ा बुद्धिमानी का प्रश्न है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 मेंबर के पास अर्जी भेज देना रेटिफाई करने के लिए, हर मेंबर चेक करेगा और बोलेगा। और अगर किसी मेंबर ने ये बोल दिया, 2 मेंबर ने, कि मैं रेटिफाई नहीं करता हूं, तो क्या होता है मैडम? देन व्हाट हैपेंस? गॉट इट। ओके, सर आई हैव थैंक यू सो मच। हेलो सर। वेलकम मैम। हेलो सर, मुझे वही बोलना है। एक मिनट, मैं दीपा मैडम का क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। दीपा मैडम ओके। थोड़ा सा बोलिए, हमारे पास समय कम है। यस सर। सर हमारे यहाँ पे जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव था, अभी तो बीओए है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव 2 साल था ना। मैडम तो सबको नहीं पता बीओए क्या है, तो पूरा खुलासा में बोलिएगा। बीओए सब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, चलो ठीक है, ओके। सर बोलिए फिर मैम। इसने 2 साल में पैसे के बहुत सारे मिसयूज किए, लाइक वाउचर्स नहीं है। एमसी ने कि बीओए ने? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ने किए, रजिस्ट्रार ने जिसको बिठाया था। ओके ओके। तो अराउंड 10 लाख का किया है और 13 लाख का पानी का बिल छोड़ के गया है। वेरी गुड। तो हम लोग अभी सोच रहे कैसे लाइक रजिस्ट्रार को कंप्लेन करें, तो आपने बोला अंडर सेक्शन 88 के रीऑडिट कराने का, ऐसे सब कुछ। तो व्हाट यू सजेस्ट? आज का विषय नहीं है, लेकिन 1 मिनट में मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। Okay. आप सेक्शन 81(6) के अंदर एक अर्जी बना के दे दो, जितना हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दो, और उसको एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालो कि किसने घपालेबाजी किया हुआ है। और जब 81(6) का रिपोर्ट आ जाएगा तो आप रजिस्ट्रार उसके अंदर अपने आप 88 का कार्रवाई करेगा और वो एडमिनिस्ट्रेटर से पैसे वसूली का काम करेगा, या तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन फाइल करने का ऑर्डर दे देगा। ओके, दैट मींस 81(6) में मुझे उनको एप्लीकेशन देना है। करेक्ट है मैडम। ओके, थैंक यू सर। सीमा मैडम, हेलो आपका सर। प्रश्न। हेलो यस सर, मैडम, थैंक यू ब्रीफली पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था, वो जो एजेंडा फॉलो नहीं हुआ था, आई हैड showed that whatever minutes to my advocate. उन्होंने मुझे बोला कि ये 5 clear days नहीं है, क्योंकि एक दिन जिस दिन सर्कुलर दिया जाता है, जिस दिन मीटिंग होता है, उसके बीच में 5 दिन होना चाहिए। ये तो वो पॉइंट उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया। तो एज अ सो दैट इज व्हाई आई सेड दैट दीज आर द 2 points. तो अभी आपने जो मेरे को बोला कि इट इज 6वें दिन में दिया, तो नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि क्या करूं, मतलब इन द सेंस आई एम नॉट
कैसे मैं ठीक है, आप खुद ही गिनिए, आप खुद गिन लीजिए, मैंने तो गिनवा दिया, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए आप खुद गिनिए। आपका एजेंडा सर्कुलेट हुआ 9 तारीख को, 9 तारीख को साइन किया हुआ एजेंडा सर्कुलेट हुआ, बात ठीक है? हाँ जी, देखिए 9th को छोड़ के और 14 को छोड़ के बीच में आता है, these are the 2 days he said you cannot count, he said 10, 11, 12, 13th, तो 4 दिन हुआ, तो 5 दिन क्लियर डेज होना चाहिए था, ये मुझे समझाया। किसने समझाया मैडम ये आपको? किसने समझाया ये चीज? मेरा लॉयर ने। लॉयर है इसके लिए मैं नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन जो 9 तारीख का है, 9 तारीख को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, 9 तारीख को नोटिस बांट दिया गया, तो वो दिन तो लेना ही लेना है। 14 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके पहले के जितने भी दिन हैं वो आपको सारे के सारे लेने हैं। ओके। और अगर आपका लॉयर कोई नया फॉर्मूला कर रहा है तो फिर सरकार को उसको चेंज करना पड़ेगा, बायलॉज को। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर। यस मैम, बोलिए। निखिल जी मैम, हाँ बोलिए। सर, हाँ सर, माई सेल्फ नीलम निकालजे। एक्चुअली अभी टाइम अप हो रहा है। फर्स्ट थैंक यू सो मच, ये वेबिनार बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। सर मुझे क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऐसा जानना चाहती हूँ नेक्स्ट वेबिनार में क्या हम लोग वो क्वेश्चन ले सकते हैं? वेबिनार में सुनिए मैडम, मेरे वेबिनार में, हमारे वेबिनार में, आपके वेबिनार में, ये वेबिनार सबका है, दोस्तों का वेबिनार है। तो वेबिनार सुनने के बाद में इस पे अमल करने की कोशिश करोगे तो ये वेबिनार सक्सेसफुल होगा। जैसे मितेश सर ने हमारा पहले 2-3 वेबिनार सुना, हाँ, फिर उन्होंने खुद बताया, मुझे बोला कि मुझे भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। यस। लेकिन ऐसे मुझे अभी इतने लोग अटेंड करते हैं, कोई कोई वेबिनार में 100 लोग भी अटेंड करते हैं, किसी में 50 करते हैं, किसी में 80 करते हैं, लेकिन ऐसे कोई हिम्मत नहीं दिखाता कि ये बोलता है कि ठीक है मुझे भी अपने सोसाइटी का एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो एनीवे, आप अपना प्रश्न पूछिए मैडम। हेलो, मैं पूछ सकती हूँ सर अभी? हाँ पूछिए मैम, छोटा सा पूछिए, थोड़ा सी में। हाँ, यस, श्योर सर। सर हमारा सेकंड होम है एक्चुअली, या जहाँ पे मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ, हमारा सेकंड होम दूसरी जगह पे है। तो वहाँ पे अभी जो कमिटी है वो प्रोविजनल कमिटी है 1 ईयर की, लेकिन वो जो कमिटी है वो बाईलॉज को फॉलो ही नहीं कर रही है। ओके, फर्स्ट अपॉन जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने जो वो एसोसिएट मेंबर है, और एसोसिएट मेंबर का उन्होंने जो फॉर्म भर के चेयरमैन बनने चाहिए वो बने ही नहीं है वैसे फॉर्म भर के। और फर्स्ट थिंग, उन्होंने जो भी अभी 180-160 मेंबर्स है वहाँ पे, और जो भी 1 लाख के अबाउ जो भी खर्चा है वो एज ए जनरल बॉडी मीटिंग में पास होना चाहिए, तो वो वैसे तो उन्होंने किया ही नहीं है। फर्स्ट जब से नवंबर में कमेटी फॉर्म हो गई तब से उन्होंने टिल दैट मे एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। मई में जो पहले वाले चेयरमैन को थोड़ा सा दादागिरी करके उन्होंने खुद चेयरमैन बन गए। तो क्या हम रजिस्टर के पास उसका बाईलॉज से कंप्लेंट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। आप साधारण पेपर में भी आपके ब्रीफ फैक्ट जो आपने मुझे बताए, थोड़ा सा और ज्यादा खुलासा करके, थोड़ा सा और डिटेल करके, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास, वो अटैच करके आप अर्जी दे सकते हो, उसमें कोर्ट फी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बाद में आपको सिर्फ रजिस्ट्रार को फॉलो अप करना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मुंबई में है, रजिस्ट्रार मुंबई का है, तो शायद आपको एक्स्ट्रा फॉलो अप करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन आपका काम हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है एक्स्ट्रा कोई काम, तो जैसे मैंने और लोगों को बताया, सेक्शन 81 का सहारा ले सकते हो। सेक्शन और भी सेक्शन 81 ही बस एक ही सेक्शन है जिसका सहारा लेके आप आगे बढ़ सकते हो। बैलेंस शीट वगैरह अटैच कर दो, आपका काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ काम हो सकता है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, तो सेक्शन 89A के अंदर में 100 रुपये का टिकट लगा के अर्जी डाल दो। फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबडी मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अर्जी सेक्शन के अगर अंडर में डालोगे रजिस्ट्रार के पास में,
तो उसके अंदर 100 रुपए का टिकट लगाना कंपलसरी है. Sir, which 100 rupees? On a simple paper, no, sir? On a plain paper, no, only? Yes, you can give it on plain paper. 100 रुपए का कोर्ट फी लगाने की जरूरत है. कोर्ट फी, ओके. कोई भी कोर्ट में जाके नीचे कोर्ट फी का काउंटर होता है, वहां से आप ले सकते हो और कोर्ट फी भी लगा सकते हो. आई थिंक नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड, आई एम नॉट श्योर दो, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड ई फीस ऑल्सो बाय यूजिंग द IGR वेबसाइट. तो वहां पर भी आप फीस भर के वो भी आप कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन है. थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा वो. ओके सर. और सर इसके लिए 1/5 मेंबर की जरूरत है कि बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज माय सेकंड होम, सो आई क्वाइट डोंट नो अबाउट दैट अदर पीपल. नहीं, कोई जरूरत नहीं है, किसी भीड़ भड़क की भी कोई जरूरत नहीं है. अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आप करिए. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Hello, can I ask? Yes. See, I have just a very short question. The treasurer has resigned and no new treasurer has been appointed. Can the accounts be submitted without a new treasurer being appointed? Balance sheet has to mandatorily have 3 signatures. 3 mandatory signatures are chairman, secretary, treasurer. The managing committee may appoint a treasurer from amongst its existing managing committee strength. Correct. पर अपॉइंट नहीं किया है. वो अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता सर. आपकी मैनेजिंग कमेटी काम नहीं करती है तो उसका जवाब देना मुश्किल है. They have submitted the accounts to the registrar without treasurer signature. आप अप्रोच द रजिस्ट्रार, मेक ए कंप्लेंट, फॉलो अप. अभी जितना भी हमने बात किया उसका आसरा लेके, सहारा लेके, सपोर्ट लेके आप फाइल करो. Okay. Okay. Thank you. Anybody else has any question before we conclude? सर 1 मिनट मैं कह सकता हूँ कुछ? हाँ बोलिए. हाँ, जो मैंने बात कही थी कि हमारे मैनेजिंग कमेटी ने बिना मतलब एक कोटेशन आया था एक पर्टिकुलर वर्क के लिए और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाए बगैर चेयरमैन ने अकेले ने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उसके बारे में कुछ हम कर सकते हैं? सोसाइटी में जो भी खर्चा होना है, भले 10 रुपए का ही क्यों ना हो, उस खर्चे को मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके सैंक्शन करना मैंडेटरी है. तो कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी, चेयरमैन हो अकेला या अकेला सेक्रेटरी हो या कोई कमेटी मेंबर हो या ट्रेजरर, वो खर्चा नहीं कर सकता. अगर किसी ने कर दिया हुआ है, मुझे पूरी करने दीजिए बात जी. अगर उसने खर्चा कर दिया हुआ है तो, और अगले मीटिंग में अगर उसको रेटिफाई कर दिया हुआ है और वो खर्चा अगर गलत साबित होता है तो सारे के सारे कमेटी उस पर उसका ऑफेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं. हाउएवर, अगर वो खर्चा एक आदमी ने किया हुआ है लेकिन नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में वो रेटिफाई कर दिया हुआ है और मेन रीजन होना चाहिए कि वो खर्चा लेजिटिमेट होना चाहिए, मतलब जेन्युइन है, वो खर्चा हकीकत में हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो फॉल्स खर्चा हो, तो भी मैनेजिंग कमेटी रेटिफाई कर सकती है. एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द MCS एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वो डिफॉल्ट नेक्स्ट टाइम पे रेटिफाई कर लिया और अगर वो लीगल है तो देन इट इज फाइनल एंड एक्सेप्टेबल अंडर द लॉ. मैनेजिंग कमेटी के एक मेंबर ने ही वो एस्टिमेट दिया कि ये 10,000 में हो सकता है, उसकी जगह पे सेक्रेटरी ने ये कॉन्ट्रैक्ट 17,000 में दे दिया. पर अगर वो खर्चा अगले मीटिंग में रेटिफाई हुआ है, सारे मैनेजिंग कमेटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और ओके कर दिया हुआ है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में एक एजेंडा ऐसा होता है, मैंडेटरी है कि टू रेटिफाई एक्सपेंसेस अप टू प्रीवियस मैनेजिंग फ्रॉम द प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अप टू डेट. तो अगर ऐसे में अगर रेटिफाई कर लिया हुआ है तो then it is all right. That member has also accepted, and if that member has a grievance, then of course he can always file an application under section 81
or even under 89A and proceed further. तो ये जो उसके बाद वाली मैनेजिंग कमेटी में जो रेटिफाई होना है, तो वो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए ऑफिशियली बाय सर्विंग अ नोटिस टू ऑल द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। ऐसा कोई नोटिस ही सर्व नहीं किया और एक मीटिंग बना के ऐसे ही उसको मैनेजिंग कमेटी मीटिंग रजिस्टर में लिख दिया। ठीक है सर, आप अपना रजिस्टर में ये सारे पॉइंट्स का कंप्लेंट कर दो एंड टेल हिम टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। वो इंक्वायरी में देखिएगा कि नोटिस है या नहीं है। Anybody else having any other questions? We will Thank you conclude so for very today. much. Okay. Fatima ma'am, are you there still on the line? Yes, sir, I'm there. I'll take in your few last comments on our today's webinar before we conclude. Sure, sir. So the webinar was good. It has been a very good experience. And Mr. Mitesh, he, though being a commoner, the resolution that he took against the society is really commendable. Yes, and everybody definitely. should come forward. Everybody should come forward because it is eventually everybody's right as a member to speak up for their rights. So I think it's a good motivating point for all of us in this webinar because everybody is getting awakened. Yes. So we are moving in the right Fatima direction. madam, मितेश सर ने सिर्फ 100 रुपए का स्टिकर की वजह से सिर्फ एक छोटा सा 100 रुपए का स्टिकर था वो दे दा के मामला निपटा सकते थे, लेकिन उनको लगा कि गैर कानूनी काम हो रहा है। सही बात है। और वैसे भी उन्होंने जो भी कुछ काम किया वो खाली उनके खुद के लिए नहीं किया, पूरे सोसाइटी को रिलीफ मिल गया उनके सेक्रेटरी के दादागिरी से। Am I right, Mr. Mitesh? Yes, sir. I truly appreciate your efforts, जो भी आपने कुछ किया, and I admire what you have done it. I Really? put it, yes, and I also appreciate your registrar, जिन्होंने इतना अच्छा order निकाला इस चीज के लिए। Yes, sir. Thank you. She must be probably knowing me. अगर कभी दोबारा जाना पड़ा तो मेरा थैंक यू और अप्रिसिएशन भी उन तक पहुंचा देना। Yes, sir. Definitely. Which part of Pune is Mr. Mitesh from? नितेश जी, पुणे से कहाँ से हो आप? Pashan. पाषाण, Okay, Pashan. PASHAN. Okay, we will conclude this webinar today. With the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing you, all sir. friends and family, wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and Thank you, sir. goodbye everybody. Thank you. Sir, Sir, and wish you the same, sir. Thank you everybody.